अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर कर रहे होंगे, जिस तरह हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मोटिवेशन वाली चीज़ें लेकर आई जाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। आज के दिन के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मोक के हवाले से। जैसे बहुत सारी बात हो रही है, ये जो आज का दिन है ये उससे रिलेटेड भी बनाया जा रहा है। दूसरा जो स्मोकर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आज का दिन जो है ना वो बहुत दुनिया भर में आलमी तौर पर मनाया जा रहा है। वर्ल्ड COPD डे हर साल दुनिया भर में 19 नवंबर को मनाया जाता है और इस मकसद के तहत मनाया जाता है कि लोगों में COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा किया जा सके। अब ये एक दायमी और बतदरीज बढ़ने वाली फेफड़ों की बीमारी है जो सांस लेने में हमें रुकावट पैदा करती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर सकती है। अब बदकिस्मती से बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी की अलामात को आम खांसी या फिर अपनी एज बढ़ने के साथ साथ इसको ना समझ लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से तशख़ीस एक तो देर से होती है और फिर पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस दिन का मकसद ना सिर्फ आम लोगों को बर वक्त तशख़ीस के हवाले से बताना, मुनासिब इलाज के हवाले से बताना और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की अहमियत से आगाह करना है, बल्कि ये भी यकीनी बनाना है कि जो मरीज़ है वो मुआशरे की सतह पर बेहतर सहूलतें और मुआवनत उनको मैसर हो। जिस माहौल में हम इस वक्त जी रहे हैं, रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 90% लोगों को ये मामला ये जो डिज़ीज़ है इसका शिकार शायद हम हो जाएं। तो इससे पहले कि हम सारे बीमार पड़े, हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। तो ये आज का पैगाम था, आज का दिन था जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं अपने इस सेगमेंट में और आज हमने थायराइड के हवाले से बात करनी है। ये होता क्यों है इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अरूज मिर्ज़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अरूज आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरूज सबसे पहले तो बताइए थायराइड है क्या? जैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये गदूद होती है जो हमारे गर्दन में मौजूद होती है, लेकिन इसका काम क्या है और ये थायराइड का मसला होता क्यों है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा तफसीलन अभी बताया है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। थायराइड हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये सही आपने कहा कि गर्दन के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में होता है, बटरफ्लाई शेप होता है और इसने 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, पैदा करने होते हैं, जो T3 और T4 होते हैं। और इन दोनों का जो बेसिक काम है वो ये है कि इन्होंने हमारी जहनी जो सारी नशोनुमा है, हमारी जो परफॉर्मेंस होती है डेली की, वो उसको करना होता है। हमारी स्किन को बेसिकली जैसे स्किन ग्लो कहते हैं, हेयर को, हेयर स्ट्रक्चर को और वेट को, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को, हमारी डेली एक्टिविटीज़ को। जैसे अक्सर फीमेल्स ये कहती हैं कि वो जैसे आज थकी हुई हैं, स्लो हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ीमेल्स में ही ये ज़्यादा चीज़ कॉमन होती है। ज़्यादातर कॉमन डिजीज़ ये फीमेल्स की ही है, थायराइड की। तो इसका बेसिक काम यही है। ठीक है। और जो थायराइड को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती है, वो हमारे ब्रेन से आती है। जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो TSH पैदा करता है और वही हमारे थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि T3 और T4 कब बनाना है। मतलब ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहे होते हैं, वो थायराइड को सिग्नल देते हैं और फिर थायराइड के अंदर से वो हार्मोन्स पैदा होते हैं T3 T4 और फिर वो बाकी जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। अब हम सुनते हैं हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म। अब इनमें फ़र्क क्या है और ये दोनों किस तरह जिस्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं? हाइपो मीन्स कम, यानी कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स जो कि T3 और T4 हैं, वो कम बन रहे हैं। जब वो कम बन रहे हैं तो बॉडी का वेट गेन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं बाल गिर रहे हैं, स्किन जिल्द सख्त हो जाती है, खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और आप जो पेशेंट है वो ज़्यादा सोने का कंप्लेन करनी शुरू कर देता है कि मुझे नींद ज़्यादा आ रही है।
इसी तरह हाइपर थायराइड जो है, हाइपर थायराइड बॉडी में T3 और T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को भूख तो बहुत लग रही होती है लेकिन पेशेंट का वेट गेन नहीं हो रहा होता। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल की धड़कन ज़्यादा रहने की वजह से दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। उसके साथ यही ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और पेशेंट हर वक्त एक एक्टिव स्टेट में रहता है, उसका सोना मुश्किल हो जाता है। फीमेल्स में पीरियड्स के इशू आ जाते हैं, बांझपन के इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए बॉडी में इनका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इरेगुलर होते क्यों हैं? ये हाइपो में और हाइपर में जाते क्यों हैं? किस वजह से, क्या कॉजेज है इसकी? सबसे पहले तो ये होता है कुछ बच्चों में ये पैदाइशी तौर पर ही इशू आता है, जेनेटिक कॉज है सबसे पहले तो। ठीक है। दूसरी ये है, पाकिस्तान में जनरली एक मिथ हम समझते हैं कि पेशेंट का आयोडीन नहीं मिल रहा तो आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइड हो गया। ये भी एक रीज़न है, लेकिन अब क्योंकि स्टडीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि मल्टीपल कॉजेज़ हैं। एक होती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी अपने ही कुव्वत मुदाफ़त को खाना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस आजकल जैसे कोविड आया, वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, डेंगू आ रहा है, मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस हैं आजकल। वो पेशेंट के थायराइड को एबनॉर्मल कर देता है। वो होता तो ट्रांजिएंट है लेकिन ऑब्वियसली वो करता तो है। और इस तरह के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, लिथियम है, ठीक है, अमाइड्रॉन है जो हार्ट रेट को कंट्रोल करती हैं। हाँ। ये वाली सारी ड्रग्स हैं वो भी कर रही हैं। ओके। तो इसके मुख्तलिफ कॉजेज़, तो डिफरेंट वजूहात है, डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो कि आपको हाइपो थायराइड की तरफ लेके जा सकते हैं या हाइपर थायराइड की तरफ से लेके जा सकते हैं, इवन दो कि जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब अगर पेरेंट्स को है तो ये बच्चों को भी हो सकता है। ऑब्वियसली ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो लो थायराइड के साथ आता है क्योंकि थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में ईजीली चेंज हो जाता है। अच्छा। क्योंकि प्रेगनेंसी एक हार्मोनल स्टेट है और हार्मोन्स ऊपर नीचे उधर उसमें होते रहते हैं प्रेगनेंसी में। सही है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स का प्रेगनेंसी के साथ बहुत गहरा लिंक होता है और अगर हम उसको प्रेगनेंसी में एड्रेस नहीं करें तो ये बच्चों में भी इजीली ट्रांसफर। नहीं तो ऐसे हो सकता है कि पहले एक खातून जिसको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं और प्रेगनेंसी में हो जाए उसको? जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये पॉसिबल है। और पेशेंट्स अक्सर ऐसे होते हैं कि सिर्फ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में ही थायराइड का इशू लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स बेचारी ऐसी होती हैं जो बाद में भी इसको टैकल करती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपको थायराइड हो गया है तो फिर उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वो बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है? मदर में तो ऑब्वियसली उस वक्त वो तंग कर ही रही होती है। सबसे पहले तो अगर तो प्रेगनेंसी से पहले आप देखें तो कंसीव करना ही इम्पॉसिबल होता है जिनको थायराइड का इशू होता है। अगर प्रेगनेंसी में आ जाता है थायराइड का इशू तो सबसे पहले तो बेबीज में ये इशू आता है कि वो उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होती, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई ऑर्गन नहीं डेवलप हो पाता, तो पेशेंट बेबी जो होता है वो एबनॉर्मल पैदा होता है। हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, हार्ट के वाल्व क्लोज नहीं होते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। इसलिए डॉक्टर्स को ज़रूर, गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर इन लूप रखना चाहिए फॉर थायराइड कि ये थायराइड का प्रॉब्लम है। तो नहीं लगता तो हमें बहुत इजी है प्रेगनेंसी मैनेज करना, प्रेगनेंसी भी। और इवन दो कि हम कहते हैं कि अच्छा थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, ये सही हो जाएगा। इसकी वजह से कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। जिनको है उनसे पूछें कि उनको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है थायराइड का। हाँ, अच्छा, दूसरा इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि एक नॉर्मल पर्सन अब उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो किस तरह पता कर सकता है, तशखीस किस तरह कर सकता है उसकी कि वो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें पता चल जाए? चलिए पहले हम सबसे पहले हाइपर थायराइड को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपर थायराइड के जो सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होता है वो नॉर्मल भूख के साथ पेशेंट का वेट लॉस हो ही जा रहा होता है। ओके। मैसी वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा जैसे आप कह लें कमज़ोर नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरी कंप्लेन में कहता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन इन पेशेंट्स में ये 150 तक भी चली जाती है और पेशेंट हर वक्त एंग्शियस रहता है, एंग्जाइटी, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ओके। फीमेल को पीरियड्स के इश्यूज आ जाते हैं। सही है। तो जब गुस्सा भी कहते हैं बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा भी बहुत, चिड़चिड़ाहट, जब पेशेंट एंग्शियस होता है तो ऑब्वियसली उसको हर चीज़ बुरी लग रही होती है, वो चिड़चिड़ा हो रहा होता है। तो जब इस तरह के सिम्टम्स यंग एज में आए, क्योंकि 30-40s की डिजीज़ है, 30 to 40 ईयर्स में ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अच्छा, ये 30 अबव ये आपको हो सकता है? मोस्ट कॉमन 30 to 40 में। अच्छा, उससे पहले नहीं है? ये यंग हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एज रेंज देखी गई वो 30 to 40 है। ठीक है, ओके।
उसके बाद अगर हम हाइपोथायराइड देखें, हाइपोथायराइड में पेशेंट आपके पास कंप्लेन करेगा इर्रेगुलर पीरियड्स, अगर फीमेल को डिस्कस करें इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, पेशेंट वेट गेन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा करेगा, मैसी वेट गेन है, या डिस्पाइट ऑफ वो क्या खा रही है, वो क्या कर रहा है, उसका वेट गेन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, उसको होगा कि मुझे हर वक्त नींद आ रही है, इवन उसके लिए ग्लास पकड़ के पानी पीना भी मुश्किल हो जाता होता है। अच्छा, इतनी वो लेथार्जिक हो जाती है, सडन ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट बहुत स्पीड से हो रहा होता है हाइपोथायराइड में। तो वो इस तरह के बाल गिर रहे होते हैं, मोस्ट कॉमन कंप्लेन है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, तो इस तरह। तो फिर ऐसे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? डाइट का भी तो एक अहम रोल है ना हमारी लाइफस्टाइल के जैसे हाइपोथायराइड पेशेंट है उनके अंदर तो उनको ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए, सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, विटामिन ए, डी, फिश, इस तरह के नट्स जिसमें अच्छे विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हाइपो वाले, हाइपोथायराइड, ये हाइपो जिनका कम बन रहा होता है, जिनका कम बन रहा होता है, ठीक है। और जो हाइपरथायराइड है जिनका ज़्यादा बन रहा होता है क्योंकि वो पहले एक ऐसी स्टेट में कि उनकी बॉडी सब कुछ डिसॉल्व कर रही है, यानी हाई स्टेट में है ना वो, तो उनको अपनी डाइट को काउंटर बैलेंस करने के लिए हाई कैलोरिक डाइट लेनी चाहिए, जैसे जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो क्योंकि उनका मसल पहले ही कम हो रहा होता है, वेस्टिंग हो रही होती है, तो फिर उनको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। कॉलर हैं साकिब हैं लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साकिब साहब क्या पूछेंगे? जी मैं थायराइड के बारे में पूछना चाहूँगा। मेरी एज राइट नाउ 45 है, तो मुझे तकरीबन यंग एज से थायराइड का इशू है। तो मैंने इसके काफी दफा स्कैन भी करवाया है यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में टेस्ट भी करवाए। मेरे स्कैन और टेस्ट तो नॉर्मल आते हैं मेरे, मगर गले पे स्वेलिंग कंटिन्यूसली इतने सालों से है। मगर मुझे जो उसका नुकसान मैंने फील किया, मेरा हेयर लॉस हुआ है और मुझे सर्दी गर्मी का एहसास रहता होता है। तो अभी मुझे बताएं मैं इसमें और क्या इसमें बेहतर कर सकता हूँ? अपने नहीं तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं साकिब साहब, और डॉक्टर ने आपको कोई दवाइयाँ कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट किया हुआ है? मैंने की, मेरे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, कहते हैं आपकी लेवल बिल्कुल ठीक है, मगर स्वेलिंग रहती है मेरे गले में ना, नीचे स्वेलिंग काफी रहती है। गले के सामने? ठीक है, गले के सामने? हाँ गले के सामने, आई नहीं, हाँ थायराइड पे स्वेल रहते हैं। ठीक है, और मेडिसिन कौन सी? और मेडिसिन खा रहे हैं इसकी कोई? नहीं मेडिसिन से रिकमेंड नहीं किया, आपके लेवल ठीक है। ठीक है, अच्छा चलिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है साकिब साहब, भी डॉक्टर साहिबा बता देती हैं। अच्छा, इस स्टेट को लैब्स बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इस स्टेट को कहते हैं यूथायराइड। यूथायराइड स्टेट में होता है कि वो ग्रो तो कर गया होता है, थायराइड ग्लैंड ग्रो तो कर गया, आपको ऑब्वियस स्वेलिंग नजर आ रही है, लेकिन बॉडी ने अपने ही मैकेनिज्म को यूज करके आपकी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट में ले आती है, यानी कि आपके हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं। अच्छा, बाज़ का इन्हें शायद कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कोई ऐसा मसला हुआ हो जिसकी वजह से हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे हो, उसकी वजह से ग्रो कर गया हो, लेकिन बॉडी ने खुद कम बैक करके हार्मोन्स को एक बेस लाइन पे ले आया, जिसको यूथायराइड कहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं ना बार बार कि मैं टेस्ट कराता हूँ तो वो ठीक आते हैं। डॉक्टर ने कोई सजेस्ट भी नहीं की है दवाइयाँ, क्योंकि उनको यूथायराइड, उनको मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं है जी। अगर आपको कॉस्मेटिकली ये चीज़ अफेक्ट कर रही है तो आप फिर इसके लिए सर्जरी करा सकते हैं। अच्छा, बट वो कह रहे हैं ना कि इसका नुकसान ये हुआ है कि गर्मी सर्दी ज़्यादा लगती है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, बाल गिर गए हैं, बाल गिर रहे हैं। अगर तो इनका साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो इन्होंने अच्छे लेबॉर्ट्री से TSH, फ्री T3, फ्री T4 कराना है। अच्छा, जैसे कि आगा खान और शौकत खानम, ये दो बेस्ट लैब्स हैं जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, मुझे ऑब्वियसली नहीं, लाहौर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छी जगह से करा रहे हो, सही है। लेकिन यूथायराइड स्टेट में कभी कभार साइन एंड सिम्टम्स आ जाते होते हैं, लेकिन इसमें कभी आपने मेडिसिन नहीं लेनी। हाँ, अगर आपको स्वेलिंग है सामने और वो आपको इरिटेट कर रही है, सांस लेने में मसला हो रहा है, लेटने में मसला हो रहा है, खाना निगलने में मसला हो रहा है, तो फिर इसका एक कॉस्मेटिक सर्जरी ही है। अच्छा, और इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं, उसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, मतलब आपको फिर लेकिन बाल गिरने की, सर्दी गर्मी लगने की कोई और कॉज इन्होंने ढूंढनी है। अच्छा, फिर वो मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, मेटाबॉलिक स्टेट हो सकती है, सही है।
तो वो और डिजीजेज होती मतलब है। अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि थायराइड नहीं है तो आप इजी होके वो जितना थायराइड मेरे ख्याल से वो वो तो बनना स्वेल था हो गया हुआ, वो स्वेल हो हाँ, गया वो अब। रिग्रेस नहीं करेगा। हाँ सही है, वो अब आपको तंग नहीं करेगा। बाकी जो अंडरलाइन कॉजेज है वो आपको देखना है, वो आप डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। तो थायराइड के हवाले से हम बात कर रहे थे, बड़ा इन डिटेल में हमने आपको बताया कि हाइपोथायरिज्म हाइपर थायराइड क्या होता है, किस तरह से बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर अरूज मिर्ज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरूज कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ पाकिस्तानी टैलेंट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की होनहार तालिबात ने डिप्रेशन से बचाने वाला चश्मा इजाद करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पाकिस्तान से आपको पता है कि ब्रेन ड्रेन यानी जितने भी ज़हीन दिमाग हैं उनकी बैरून मुल्क मुंतकली एक संजीदा मसला है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में टैलेंट, काबिलियत, जिद्दत और साइंसी सोच रखने वाले नौजवानों की कमी नहीं है। हर रोज़ हमारे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मेहनत के ज़रिए अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनसे नई कामयाबियाँ रकम कर रहे हैं और दुनिया को हैरानी में मुब्तला कर रहे हैं। ऐसी एक मिसाल हमारी होनहार और बासलाहियत तालिबात हैं जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ज़हनी दबाव को कम करने वाली जदीद एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स ईजाद किए, यानी कि ग्लासेस ईजाद किए। अब ये हैरत अंगेज़ ग्लासेस बैक वक्त विजुअल, ऑडियो और अरोमा थेरेपी फराहम करती है और इस मुनफरिद ऐनक में नीली रोशनी जो कि दिमागी तनाव को कम करती है, जबकि लेवेंडर ऑयल की खुशबू हमें ज़हनी सुकून मैसर करती है और नींद में जो है वो भी बेहतरी लेकर आती है। मज़ीद ये ऐनक जो है ना किस तरह काम कर रही होती है इस पर बात करनी है हमने, और इसको बनाने का आइडिया कैसे आया और मज़ीद इसके ऊपर क्या क्या इजाद की जा रही है। तो हमारे साथ कशफ लतीफ़ मौजूद हैं जो कि इस एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है इन्होंने। तो उनसे बात करते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। कशफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कश्यप, सबसे पहले तो ये जो आप लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स बनाई हैं, ऐनक बनाई है, ग्लासेस बनाई हैं, इसके बारे में बताइए। आइडिया कहाँ से आप लोगों को आया कि हमें ग्लासेस बनानी है एंटी डिप्रेसेंट्स? हमने बेसिकली ये आजकल की जनरेशन की ओवर थिंकिंग को बेस्ड करते हुए हमने एक ऐसी चीज बनानी थी जो थोड़ा सा इस ओवर थिंकिंग को, इस फ्रस्ट्रेशन को, आजकल बहुत हो गई है, हम इतना ट्रैवल करते हैं उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो हमने कुछ ऐसा आइडिया हमने लिया कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो ज्यादा मेडिसिन की तरफ भी ना हो और हमारी फ्रस्ट्रेशन या हमारी ओवर थिंकिंग या थोड़ा सा जिसके कह लें डिप्रेशन, वो थोड़ा सा क्योर हो सके। तो हमने थोड़ा सा मेडिसिन से बचने के लिए हमने ये आइडिया बनाया था। बिकॉज हमने तो सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ही सुनी है, ये एंटी डिप्रेसेंट ग्लासेस सुन के तो एक समझ में आ रहा है कि जनाब के बहुत इसमें चैलेंजेस भी फेस करने आपको पड़े होंगे, बहुत सारी ऐसी स्टेजेस भी आई होंगी जहाँ पर आपको लगा होगा कि पता नहीं ये काम करेगी नहीं काम करेगी। तो थोड़ा उसके हवाले से बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस थे इसको बनाते हुए, आप पूरी टीम को क्या क्या फेस करना पड़ा? सबसे पहले जो हमें फेस करना पड़ा, हमें वो ऐसे ब्लूटूथ क्लासेस, हमें उसमें हमारे पास ऑडियो थेरेपी जो थी, हमें वो सोचना था कि हम किस तरह इन ग्लासेस में ऑडियो थेरेपी को इनकॉर्पोरेट करें। एक वो फिर हम जो है उसको ढूंढे, किसी तरह हमें ग्लासेस मिले जिसमें हमारे पास ब्लूटूथ कनेक्ट हो। फिर हमारे पास हमने इसमें बैटरी कनेक्ट करवानी थी। सबसे ज्यादा मसला हमारा था कि हम उसमें किस तरह ये वाली काम करवाएं। तो ये दो चीजें थी कि हमें जो है जिस तरह हमने ये ऑडियो और हमारे पास जो लाइट थेरेपी है ना, इसमें हमें थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े कि हमारे पास ये कनेक्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो फिर ये किस तरह हुआ, और दूसरा इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं? एक लाइट थेरेपी है, देन ऑडियो वाला है, और फिर लेवेंडर ऑयल वाला भी है कि वो आपको जो अरोमा थेरेपी है वो भी दे रही होती है, और ब्लूटूथ का भी इसके अंदर फंक्शन है। तो ये किस तरह किया, ये किस 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 की सोच थी कि ये सारे फंक्शंस एक ही ग्लासेस के अंदर हमने लेकर आने हैं? देखिए, जैसे हमारी ग्रुप मेंबर है जावेद भैया, उनका था आइडिया कि वो जो है हमारे पास तीनों चीजें, दुनिया में बहुत सारी जगह इन तीनों चीजों पर अलग अलग काम हो रहा है, तीनों सेंसेस कोई चीज ऐसी अभी आई नहीं है जो तीनों सेंसेस को कंट्रोल कर सके। तो हमारा ये आइडिया था कि हम कोशिश करें कि
हम तीनों सेंसेस पर काम कर सकें। इस बहुत सारी जगह अलग-अलग काम हो रहा है, लेकिन तीनों सेंसेस पर एक साथ काम करना था हमें। तो हमने ये इस तरह सोचा और फिर हमने जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करवा लिए, फिर हमने इसमें अरोमा थेरेपी भी फंक्शन करवाया है। हमने इसमें साइड में जो है एक इन्हेलर टाइप चीज़ कार्ट्रिज अटैच करवाई है, ओके। जिससे हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन होता है और हमारे पास इसमें लेवेंडर ऑयल की स्मेल, हमने लेवेंडर ऑयल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप कोई से भी अरोमा जो यानी कोई सा भी एसेंशियल ऑयल जो आपको लगे कि वो सूथिंग इफेक्ट दे रहा है आपको और जो इसकी आपको स्मेल पसंद हो, आप वो भी यूज़ करें। अच्छा, थोड़ा-सा इसके हमें बताइए ना, इसकी लुक कैसी है? जो आप लोगों ने गॉगल्स बनाई हैं या जो ग्लासेस बनाई हैं, जो हम लोग आम ग्लासेस पहन रहे होते हैं, क्या ये बिल्कुल उसी तरह की लुक आती है, थोड़ी-सी चेंज है? ये थोड़ा-सा सन ग्लासेस टाइप की लुक है ओके। इसकी। हमने इसमें थोड़ा-सा कूल इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सन ग्लासेस यूज़ किए ताकि वो इतना ज़्यादा आजकल जेन ज़ी चल गया है, तो वो थोड़ा-सा इतना ज़्यादा ऑड भी ना लगे और जो है उससे थोड़ा-सा क्यूर भी हो सके। तो ये सन ग्लासेस टाइप की लुक है इसकी। ओके। तो कशफ, आपने जैसे बोला कि जेनजीज को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को बनाया गया है, तो ये सिर्फ क्या जेनजीज के लिए ही या ये और भी लोग जैसे मिलेनियल्स भी हैं, उससे ज़्यादा बड़े भी लोग हैं, उनके लिए भी आप लोगों ने ये डिज़ाइन किया है कि सारे पहन सके? बिकॉज़ हर कोई हर स्टेज पर डिप्रेशन से लड़ रहा होता है। नहीं, ये सिर्फ जेनज़ीज़ के लिए नहीं है, ये आप ओके। किसी भी एज ग्रुप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा इसका फंक्शन ऑपरेट करना आना चाहिए इसको, ठीक है। बाकी आप किसी भी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं कि इतने ज़्यादा एज वाले लोग यूज़ ना कर सकें। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये कितनी एक्सपेंसिव है, ये भी थोड़ा-सा हमें बता दें। आप लोगों का कितना एक्सपेंस इसके ऊपर आया है? अभी तो हमारा जो एक्सपेंस आया है वो 35 से 3700 के दरमियान आया है। बाकी जो हमें थोड़ा-सा इस पे काम करवाना है अभी, मतलब थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशंस लानी है। ये हमारा बहुत इनिशियल स्टेज का फंक्शनल प्रोटोटाइप है। हमें इसमें मॉडिफ़िकेशन इसको थोड़ा-सा और बेहतर बनाना है, जिसमें हमें थोड़े से और एक्सपेंसेस लग सकते हैं। नहीं, तो इसके अलावा और किस तरह इसको बेहतर करने के लिए क्या और चीज़ें जो हैं इसमें आप लोगों ने लेकर आनी है? अभी तो जैसे आप बता रही कि एक प्रोटोटाइप बनाया है, लेकिन इसको जी। मज़ीद किस तरह, और क्या ये सोच है आप लोगों की इसको आगे जाके हमने कमर्शलाइज़ भी करना है? जी, बिल्कुल हमें कमर्शियलाइज़ भी करना है। हमें एक चीज़ इसमें हमने जो आइडिया था बेसिकली हमारा, वो हमने इसमें वीएफएक्स जो है इसको इनकॉर्पोरेट कराना था। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न से जो है सैटिस्फैक्शन जो एक थेरेपी होती है वो करते हैं। तो हमने एक इसमें वीएफएक्स जो होता है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कराना है और हमने वैलिडेशंस करनी है इस पे बहुत सारी। हमें हमारे टीचर्स हमारे साथ इसमें हैं जो जिन्होंने हमें एश्योरिटी दी है, वो हमारा काम भी आगे लेके जाएँगे और हमें वैलिडेशंस भी करा के देंगे। ओके, दैट्स रियली गुड। तो ये अगर मार्केट में आप ये इसको कमर्शलाइज़ करते हो, ये जब सारा आप इसकी मॉडिफिकेशन भी कर लोगे, ये कमर्शलाइज़ हो जाएगा, तो तब आपने सोचा है कि इसकी प्राइस रेंज कितनी होगी? अभी जैसे आपने कहा कि अभी आप लोग का एक्सपेंसिव 35 टू 3600 आया है, तो ये जब आप जी। कमर्शलाइज़ करोगे तो इसकी क्या प्राइस रेंज आप लोगों ने सोची हुई है? हमने इसको अंडर 5000 रखने का सोचा है ताकि ये ईज़िली सबके लिए अवेलेबल हो, किसी के लिए इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस ना आ जाएँ। एक ये है कि मेडिसिन्स जो होती है ना, वो हमारे पास आपको कंटीन्यूअसली लेनी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अंडर 5000 ही रखें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इसमें बैटरी भी आप लोगों ने लगाई है, तो जी। वो बैटरी का क्या काम है? उसको क्या हमें इस ग्लासेस को चार्ज करना पड़ेगा या क्या होगा? या बैटरी फिर जब ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, उसको बैटरी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा? ये थोड़ा-सा हमें बता दें। देखिए, आपको अगर चार्ज करना पड़ेगा तो वो हमारे पास ब्लूटूथ के लिए करना पड़ेगा। इसकी जो बैटरी है ना, वो रिचेंजेबल है, आप चेंज करवा सकते हैं और वो हमारे पास विजुअल थेरेपी के लिए है। जो आप इसमें ब्लू लाइट्स कनेक्ट देख रही हैं, ब्लू लाइट्स जो हैं वो उसके लिए बैटरी है। ये बैटरी रिचेंजेबल है कि अगर आपकी बैटरी जैसे हमारे पास सेल्स होते हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये ईज़िली रिचेंजेबल बैटरी है और अगर हम चार्ज की बात कर रहे थे, तो वो ब्लूटूथ के लिए हमें करना पड़ रहा था जिसका इसकी चार्ज जो है वो बहुत अच्छी है। 2 दिन भी अब अगर आप एक दफ़ा चार्ज करें तो वो 2 दिन आराम से चल जाता है। ठीक है, कि मतलब इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं फॉर ब्लूटूथ, और अगर आप विजुअल के लिए आपकी बैटरी के लिए ही है। तो जो आपको देख रहे हैं काशफ, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और इस ये आइडिया पर आपने काम तो कर लिया है, अब क्या मज़ीद कोई इससे बेहतर आइडिया भी आप लोग सोच रहे हैं जिसके ऊपर और काम करना है?
जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा-सा डिप्रेशन को अपने इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें कि वो डिप्रेशन की हद तक जाए। कोशिश करें कि अपने दिमाग को थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में लेके जाएँ, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ना जाएँ, ठीक है? और हमने सोचा है कि अगर हमारे साथ इसमें कोई कोलैब करे, तो इसमें हमने थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशंस लानी है, जैसे मैंने वीएफएक्स के बारे में बात की और हमारे पास थोड़ा-सा बैटरी इसमें इश्यू कर रही है। तो हमें इन थोड़ी-सी चीज़ों पे मॉडिफ़िकेशंस लानी है ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। चले जी, हम वेट करेंगे कि आप कब जो सारे हैं इस गॉगल्स को, इस ग्लासेस को जो है वो कमर्शलाइज करते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं और फिर हमें इसको यूज़ करने के लिए ये हमें मिल जाएगी मार्केट में। थैंक यू सो मच कशफ कि आपने हमसे बात की, हमें अपने इस प्रोटोटाइप के बारे में, अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि एंटी डिप्रेशन गॉगल्स बनाई गई हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है कि जितने भी डिप्रेशन से डिप्रेशन का शिकार लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि वो इसमें अपनी वो तमाम तर चीज़ें जो एक थेरेपी में हमें चाहिए होती हैं वो एक ग्लासेस के थ्रू वो ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंटी डिप्रेशन गॉगल्स के हवाले से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आपने देख ही लिया है, नईमा आपा मेरे साथ खड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आज कुछ नया और कुछ बेहतरीन लेकर आई हैं नईमा आपा हमारे लिए। चूँकि आजकल शादियों का सीज़न है, मैं आप नईमा आपा हर कोई शादियों पे जा रहे हैं, अभी जा रही है ना, ऐसे ही है, हर कोई हर वीकेंड पे कोई ना कोई शादी है और आपको जाना पड़ता है। और इवन दो कि जिस लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, घर में शादी होती है, उनके लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि हमने अच्छा नज़र आना है, खूबसूरत नज़र आना है। तो आजकल जिन लड़कियों की शादी है उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि उनकी स्किन मज़ीद बेहतर होगी, मज़ीद फ्रेश होगी, गोरा अगर आपने करनी है तो भी हो सकती है। तो नईमा आपा हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? तबीयत आपकी ठीक नहीं है, लेकिन थैंक यू कि आप आ गई। हाँ जी, लेकिन मैं इन सब के लिए आई हूँ ना, आप लोगों के लिए आई हूँ कि आप लोगों को जरूरत थी इस टाइम पे। तो आज हम क्या क्या बताने वाले हैं? आज हम सबसे पहले तो जो बात करेंगे ना, सॉरी, वायरल इन्फेक्शन हुआ है एग्जैक्टली, हर किसी को हुआ और फिर दूसरा ये कि मैं भी शादियां अटेंड करके आई हूँ और आगे भी मजीद करनी है, तो फिर थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, एक मूवी देखी थी ना आप लोगों ने, अभी कुछ अरसे पहले आई थी कि जवानी फिर नहीं आनी। हाँ, जवानी फिर नहीं आनी, हाँ। लेकिन आज मेरा जो फार्मूला है ना उससे उल्टा है। अच्छा, आज का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने नोट करना है। और वो है क्या? मेरा कैमरा कौन सा पहले मुझे ये वाला, सामने वाला, यही वाला ना। हाँ, कि जवानी अब नहीं जानी, ठीक है? हाँ, जवानी को आप लोग पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह जवानी अब नहीं जानी। उसके अंदर मैं आप लोगों को एक मास्क बताऊंगी, एक सीरम बताऊंगी, साथ में ये है कि एक आप लोगों को मैं टी बताऊंगी, कहवा, ठीक है, कि वो आप लोगों ने कैसे पीना है। 15 दिन का चैलेंज है, ठीक है? जिनकी शादी में भी 15 दिन है उनकी तो गुड लक है। क्या बात है। उनको ना फेशियल करवाने पड़ेंगे, ना उनको कोई महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, ना कोई क्रीमें लगानी पड़ेंगे, इंशाल्लाह वैसे ही जगमगा उठेंगे, ठीक है? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। ये देखिए, ये सीरम मैंने पिछले तकरीबन कोई 18 से 20 दिन हो गए इसको बने हुए, ठीक है? और मैं इसको कंटिन्यू यूज कर रही हूँ, ठीक है? ये बचा हुआ था, ये मैं लेके आई। इसके इंग्रेडिएंट मेरे पास 1-2 पड़े हैं, और 1-2 नहीं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले इसका आप टेक्सचर चेक करें। और ये वो सीरम है, ये देखें, आप लगाएं सीरम, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, ठीक है ना? ये देखें, सीरम की तरह ही लगेगा, स्किन के ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना तो मेरी आवाज खुद ब खुद बहाल हो जाती है, ठीक है? तो ये देखें, अब ये स्किन के अंदर चला गया, पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है? ये है विटामिन सी, ओके, ठीक है, प्लस हेलोरोनिक, ओके, हाँ, और साथ में इसके मॉइस्चराइजिंग के लिए जो मैंने एक एलिमेंट डाला है वो है ग्लिसरीन। और ये मैंने किस चीज से बनाया, आप यकीन मानो, ये पूरी बॉटल जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 रुपए में बन गई है। 7 से 8 रुपए में? 7 से 8 रुपए में। मैंने इतना बड़ा एक बॉक्स भर के बनाया था, इतना बड़ा, ठीक है? वो फ्रिज में रखा हुआ है, और वो तकरीबन आप कहें कि वो बन गया था कोई 22-23 रुपए में, 22-23 रुपए में बन गया था। और ये देखिए, अभी उसका ये फिर मैं आते हुए फिर डाला ही, क्योंकि मैं हर वक्त लगाती हूँ। 22 से 23 रुपए में बना है, और 2200 से 2300 रुपए में एक ये वाला सीरम आता है विटामिन सी का। 2200 से 2300 रुपए में ये एक आता है, और ये मैंने सिर्फ 7 से 8 रुपए में, 7 से 8 रुपए में ये बना है। अच्छा, इसमें गई क्या क्या चीजें वो आप नोट करें। आजकल बड़े अरूज पे है सिट्रिक,
हमारे इसमें, ठीक है ना। सिट्रिक फ्रूट जो है उसका एक जो माल्टा जो होता है ना, माल्टे का एक छोटा वर्जन जो होता है वो मेरे पास अब है नहीं, वो खत्म हो गए। खट्टा कहते हैं वो जो छलियों के ऊपर भी लगता है, और बेचारे की पहचान ये या वो छलियों पे खाया जाता है, और शकरकंदी के ऊपर भी निचोड़ा जाता है, या वो अमरूद काट के अमरूद के ऊपर भी निचोड़ा जाता है। लेकिन आप यकीन माने जितना अच्छा विटामिन सी उसके अंदर है, क्योंकि मैं बोलती हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे, ठीक है, मैं बेसिक स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, लेकिन फिर जो मुझे तजर्बा हासिल होता है मैं वो आके बयान करती हूँ आप लोगों के सामने। तो वो माल्टा जब मैंने लगाया, आप यकीन माने कि ब्राउन स्पॉट जो छोटे छोटे थे ना, सारे खत्म हो गए। लेकिन शर्त ये है कि कंटिन्यू करना है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने क्या किया कि 100 ml मैंने लिया है विटामिन सी का वो जूस, उसका खट्टे माल्टे का जूस ले लिया, छोटे माल्टे का, ठीक है, वो हरा सा जो माल्टा होता है। और उसके अंदर ये मेरी एलोवेरा जेल है, ये मैं खुद ही घर में बना लेती हूँ, ठीक है, फ्रेश एलोवेरा से। 100 ml मैंने ले ली एलोवेरा जेल। अच्छा, ये एक काम मैंने पहले नहीं किया था, अब कर रही हूँ पिछले तकरीबन कोई 10 दिन से। तो वो ये है कि ये सिरप जब मैंने बनाया और इसके अंदर दोनों 200 ml हो गया, 200 ml के अंदर मैंने 20 to 15 ml, बस आप कह लें 15 to 20 ml मैंने डाली ग्लिसरीन, ठीक है, एक चम्मच भर के डाल दी, वो मिक्स करके ये वाला टेक्सचर बन गया। बेशक ये देखिए ना अलग अलग आपको इसके अंदर भी नजर आ रहा होगा, थोड़े से इसके पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स करके रख लिया। आप बेशक दोनों चीजें वो मिक्स है ना, आप उसका तकरीबन 100 ml पी ले, आपके अंदर एलोवेरा भी जाएगा, ग्लिसरीन भी जाएगी, और विटामिन सी का जो सोर्स है खट्टे माल्टे का जूस वो भी जाएगा। आपने 100 ml पीना है और डेली तकरीबन आप कहें कोई 50 ml लगा लें दिन में, जितनी बार, 8 बार, 10 बार। ये वो वाला सीरम है कि जिसको लगा के आप धूप में जाएं, आप चूल्हे के सामने जाएं, आप कुछ भी करें, क्योंकि देखिए हम आर्टिफिशियल जो लेते हैं ना केमिकल्स वाले, उसमें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आपने अगर यूज करना है तो आपने उसे फ्लेम से अवॉइड करना है, ऐसे करना। ये वो वाला सीरम है कि आप लगाएं और लगा के फिर भूल जाएं, फिर लगा लें, फिर भूल जाएं, फिर लगा लें, दिन रात लगाएं, इस पे कोई पाबंदी नहीं। इंशाल्लाह 14वें दिन आप देखेंगे कि आप चांद की तरह चमकेंगे। क्या बात है, वाजी वाह, क्वीन बन जाएंगी। अगर आपकी दोस्त की शादी, आपकी अपनी शादी है, आपकी किसी रिश्तेदार की शादी है, तो आप लड़की है तो क्वीन नजर आएंगी, अगर लड़के है तो शहजादे नजर आएंगे, ठीक है ना। क्वीन और शहजादे का आज मैंने ये बता दिया आप लोगों को, ये सीरम है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब अगला मैं आप लोगों को एक जो बताने लगी हूँ वो है जो मैंने आपको चैलेंज ये बताया था कि जवानी अब नहीं जानी, वो तो थी जवानी अब नहीं आनी, ये जाएगी नहीं। ये देखिए, ये है ब्रेड, ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह, इतना सा पीस लेना है, ज्यादा की जरूरत ही कोई नहीं है, ये 3 टाइम के लिए काफी है। अच्छा, ठीक हो गया। ये इतनी सी ब्रेड ले लिया आपने, ब्रेड के अंदर ये अगली चीज, अच्छा ये फ्रूट आप चेंज कर सकते हैं, जिनके पोर्स ज्यादा ओपन है ना, पोर्स ज्यादा ओपन है तो वो ले लेंगे इसके अंदर बनाना, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल स्किन वाले जो हैं वो आप ले सकते हैं इसके अंदर, ये जो होता है ना क्या कहते हैं, अमरूद ले लें, अमरूद के अलावा अगर आप सेब का जूस चाहें वो ले लें। लेकिन अमरूद के साथ जब मैंने किया, अभी 3-4 बार किया, तो उससे ये हुआ है कि जो मेकअप कर करके या शादियां अटेंड कर करके या ये स्क्रीन फेस कर करके, तो जो एक डेड स्किन हो जाती है, डेड स्किन को फौरन रिमूव करके आपकी स्किन को ऐसे एकदम से ग्लो लेके आता है, ठीक है। आपने करना ये पक्का हुआ अमरूद हो, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छा मैश कर लें, बिल्कुल मैश कर लें, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ बस ये मैश कर लें। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा ना आपका स्क्रब बन जाएगा, हाथ पाँव, आपकी हाथ की पाँव की। अच्छा देखिए, ये बीज भी इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास क्योंकि अब चॉपर नहीं है, आप इसको चॉपर में डाल के कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर आपने दूध दही कोई चीज नहीं डालनी। अगर डालना चाहें तो आप थोड़ा सा इसके अंदर हनी डाल सकते हैं, ठीक है ना, आप हनी डाल सकते हैं, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये देखें, ये इसका अपना ही इतना पानी होता है। अब मेरे पास क्योंकि अभी वो नहीं है ना हनी, तो मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको लिक्विड करने के लिए। ये देखें, ये डाल दी। अच्छा, इसका तरीका ये साथ साथ मैं बताती भी रहूँ आप लोगों को कि ये आप लोगों ने ये करना है कि इसमें चाहे तो अगर आपने बेसन लिया है, सॉरी अगर आपने केला लिया तो आपने बेसन लेना कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी फिर ब्रेड आप ले लें। ये ब्रेड जो होती है ना खाने के लिए, तो देखिए मना करते हैं ना, कितनी सारी चीजें जो खाने के लिए हम मना करते हैं, लेकिन लगाने के लिए इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करके ये होता है कि हमें बस ये कि जो चीजें वेस्ट होगी उनको फेंक देते हैं। ये चीजें ये इस्तेमाल में लेके आया करें। ये एक आपका भरपूर बेहतरीन किस्म का। लेकिन ब्रेड का क्या फायदा है? ब्रेड का मैं बताती हूँ, ब्रेड का मैं बताती हूँ आपको। ब्रेड को आप अगर आप सिर्फ खालिस दूध में, सिर्फ सिंपल दूध में चीनी के साथ लगाएं, आप स्किन पे ग्लो देखें। अच्छा,
ये ना स्किन के ग्लो के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्मेंटेड होता है, ठीक है। इसके जो ग्रेन्स बनते हैं, वो ग्रेन्स ऐसे होते हैं कि एक तो हार्ड नहीं होते हैं, ऊपर से आपकी स्किन के ऊपर जब लगे रहते हैं तो आपकी स्किन की जो एक डेड लेयर होती है ना, जिस तरह मैं किस तरह बताऊं, मेरी तो नहीं है लेकिन एक डेड लेयर होती है जिसको हम सर्दी से सुखड़ जाती है, ठीक है ना, तो उसको ये क्या करता है कि एकदम से प्लम करता है। आप सिंपल ब्रेड लेके, अगर अमरूद नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिंपल ब्रेड दूध में भिगो के आप उसको लगा के जरा उसका मसाज करके और हैंड वॉश करके देखना कि किस तरह एकदम से ग्लो करेगा आपका चेहरा। ये देखिए, ये मास्क मैंने बनाया है, इसका अब लगाने का तरीका जो है, ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा मास्क बन गया। जिनकी बहुत ज्यादा स्किन डेड हो गई है ना, या खुदा ना खास्ता जो होते हैं ना इसके थायराइड के मरीज, उनकी जो अपर लेयर है वो बिल्कुल डेड हो जाती है, वो एक ना बिल्कुल सख्त होना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा टिकी है, लगाना है आपने, लेकिन क्योंकि शादियां अटेंड करनी है, महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बचना है, और आपने महंगे महंगे क्रीमों से और फेशियल से और इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए, ये इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर जो है, ये सिर्फ जो क्रीमी सा आया ना, ये आपने ये लगाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये आपकी ना आपका फ्रूट और इसका स्क्रब बन गया है। ये आजमुदा चीज़ें हैं, आजमाई हुई चीज़ें मैं लेके आती हूँ। ये इस तरीके से आपने लगाना, थोड़ी देर जब आप लगा, ये देखिए बिल्कुल नहीं गिर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपने लगा के रखना फेस पे, हाथों पे अच्छे तरीके से, ठीक है। लगा के तकरीबन 20 मिनट के बाद अच्छे तरीके से मसाज करें। इसका कोई वो नहीं है कि आपने इसको बहुत स्लोली मसाज करना, आप जिस तरह आपका दिल चाहे आप मसाज करें। आपके जो ये वाले बाजू ने ये पिंक हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, मेरा आजमूदा है, और इसकी शर्तिया मैं इलाज बता रही हूँ कि ये पिंक हो जाएंगे। हनी डालें, हनी से ये होता है कि हनी आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ब्रेड जो है वो भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती, वो भी आपकी स्किन को इसके साथ मिला के हाइड्रेट करती है। और जो इसके अंदर मैंने ये अमरूद डाला है, अमरूद वैसे ही आप सिंपल भी किसी चीज में मिक्स करके लगाएं तो आपकी स्किन वैसे ही रीजनरेट हो जाती है। और अमरूद भी विटामिन सी रिच है, विटामिन सी रिच है, उसमें विटामिन सी बहुत पाया जाता है। हाँ जी, ये देखिए, ये आपको मैं 14 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। 14 दिन के बाद इंशाल्लाह, 14 दिन नहीं भी है तो 2-4 दिन भी है, ये ना करें कि आप करें ही ना, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है। ये क्या, खाने के लिए? नहीं, ये लगाने के लिए भी है और खाने के लिए भी। अब आपको ना मैं गुड़ से गोरा करने लगी हूँ। गुड़ से गोरा करना? यस, गुड़ से होंगे गोरे। वाह, सही है ना? हाँ, गुड़ से गोरे होंगे और चलते फिरते गोरे हो जाएंगे। और ये वो है कि जिसको आप बना के 20 दिन का भी रख सकते हैं, ठीक है। महीने भर के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए देसी गुड़ है मेरे पास, ताज़ा गुड़ है ये, ठीक है। ये अभी 2-4 दिन पहले मैं गई थी ना, सॉरी परसों, तो ये ताज़ा बनता हुआ उधर से मैं लेके आई, खुद बल्कि बना के भी आई हूँ उधर बैठ के, क्योंकि मेरा आ रहा है गुड़ अभी। और ये मैं खुद वहाँ से फ्रेश लेके, देखा ना, फ्रेश है गुड़ बिल्कुल, ठीक है। इसमें मैं अक्सर बताती हूँ ना कि गुड़ हमेशा 1 साल पुराना, इसमें फ्रेश हो पुराना हो कोई भी जो आपके घर है। हाँ, लेकिन होना चाहिए देसी गुड़, लाजमी बात है। केमिकल से तो हम, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। देखो है ना कितना मजे का फ्रेश। अच्छा, ये वो फॉर्मूला है कि जिसको आप तकरीबन 1 महीने भर का बना के रख लें, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। गुड़ से गोरा होना है तो एक पीने का बताऊंगी, अब ये फिलहाल ये मैं लगाने का बता रही हूँ। गुड़ और लेमन, और तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ गुड़ और लेमन, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, अपना मुनीबा, इसको मेल्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से मेल्ट करें। ये एक ना आपकी जिस तरह वैक्स टाइप पेस्ट बन जाएगी। उस वैक्स की तरह जो पेस्ट बनेगी ना, थोड़ी सी थिन होगी ना, ये देखिए फौरन से देखिए, फ्रेश गुड़ है ना, हल हो गया इसके अंदर। मेरे पास टिश्यू नहीं है, मैं इसको इसी के साथ साफ करती हूँ। इतनी सी जगह में ये आप देख लेना कि फ़र्क पड़ गया होगा, ये आप खुद अपनी आंखों से देखें, ठीक है ना। अच्छा, अब करना क्या है, ये मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। ये आपने लगाना है कम से कम 20 से 25 मिनट, ठीक है, ठीक है। कोई कैद नहीं कि आप सूरज में नहीं लगा सकते, आप किचन में नहीं लगा सकते, आप कमरे में। हाँ, कोशिश किया करें कि देखिए, कोशिश किया करें कि जब आप स्किन केयर करें तो थोड़े से अपने मसल्स को रिलैक्स होने दिया करें। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप चाहे जिस तरह मर्जी लगाएं, खड़े हो आप चूल्हे के सामने लगाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो बेचारी हर वक्त काम में होती है, उनका भी हक है खूबसूरत नजर आना, ठीक है ना। ये देखिए मुनीबा, ये बन गया है। अब इस तरीके से ये एक सीरम टाइप, सीरम बना दे, सीरप कह लें आप, कुछ भी कहें, ठीक है ना। आप सीरम कहें, आप सीरप कहें, कुछ भी कहें, ठीक है। इसको पका लेंगे, थोड़ा सा थिक कर लेंगे तो आपकी वैक्स बन जाएगी, ठीक हो गया। ये आपकी वैक्स बन जाएगी। अदरवाइज ये आपका इस तरीके से, ये देखें, ये एक अभी देखें मेल्ट हो गया फौरन आपके देखते देखते ही। ये मैं आपको आपके अपने हाथ पे करके दिखाऊंगी, देखिए जरा,
ये देखिए सीरम बन गया है ना, सही है, सीरम की तरह ड्रॉप है। मतलब वो जितना भी गुड़ था ना वो सारा डिसॉल्व हो गया सारा है, डिसॉल्व लेमन हो जूस गया के है, अंदर, सारा ठीक है। डिसॉल्व हो गया। ये मैंने सुना था जब मैं छोटी थी ना, मैं अपने बड़ों को कई लोगों को मैंने देखा है कि वो चीनी के अंदर, पहले व्हाइट चीनी नहीं होती थी, चीनी के अंदर वो मिला के जिस तरह वैक्स बनती थी पहले, तो वो इसके साथ करते थे और ऐसे पिंक गुलाबी, तो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता था कैसे। अब मैंने इसको आजमाया गुड़ के साथ। अच्छा, आप यकीन माने कि ना तो हाथ, जिस तरह मैं काम करती हूँ ना हर्ब्स के साथ, सारा दिन मेरा हर्ब्स के अंदर हाथ होता है, तो हाथ कई दफा तो पहचानने हो जाते हैं, नहीं पहचाने नहीं जाते मेरे अपने हाथ की, मेरे अपने हाथ। लेकिन जब मैं उनको सही करती हूँ, आप यकीन माने मैं कोई क्रीम श्रीम नहीं लगाती, मैं इन्हीं चीजों से अपने हाथों को, अपनी स्किन को, अपने बालों को यूं ही रिपेयर करती हूँ। चलें जी, ये डेंगू के लिए भी आपको बता दिया, और जितनी भी स्किन केयर के हवाले से भी था, जो ब्राइट टू बी हैं या जो हम लोग भी हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है बाहर, उनके लिए एग्जैक्टली उन्होंने अगर जवान नजर आना है तो वो ये रेमेडी जरूर करें। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद थी। नईमा आपा, थैंक यू सो मच कि आप आई। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी की इस मसरूफ़ दौड़ में हमें अक्सर वो लम्हे याद आते हैं जो गुज़र गए, वो बातें जो दिल में रह गई, और वो फ़ैसले जिन्हें वक्त पर ना कर सके। पछतावा एक ऐसा एहसास है जो वक्त के साथ मदहम तो हो जाता है, मगर दिल के किसी कोने में अपनी छोटी सी जगह बनाकर ज़रूर बैठ जाता है। कामयाबियों की चमक और शोहरत की रोशनी में भी कभी कभी एक अजीब सा अंदरूनी खालीपन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सा टुकड़ा है जो हमारी ज़िंदगी की पज़ल में अभी तक नहीं जुड़ा। मुझे लगता है कि पछतावा एक नेमत है, और यही एहसास हमें अपनी गलतियों का शऊर देता है और बेहतर बनने का रास्ता भी दिखाता है, और जो इंसान को नए सिरे से आगाज़ करने की हिम्मत देता है। और अगर पछतावा ना हो तो हम अपनी कोताहियों को कभी तस्लीम ना कर सकें, और बहुत सी नेमतें हैं जो बेखबरी में हम खो दें। तो आज हम यही जानेंगे कि पछतावा है क्या ये एक नेमत है या फिर एक सज़ा है। तो इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर नफ्सियात हैं, साथ ही साथ MS है फाउंटेन हाउस के। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात कराते हैं आपकी। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पछतावे के हवाले से आज हमने बात करनी है। क्या लगता है आपको, पछतावा एक नेमत है या फिर हमारे अमाल की सज़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे इंतहाई मशकूर आपका, आपके TV चैनल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस मौजू पे हम बात कर सकें। देखिए, ज़िंदगी के जो आखिरी कुछ साल होते हैं उसमें एक स्टडी ये कहती है कि पछतावा जो है वो 75% लोगों में जाग जाता है कि काश हम कुछ कर लेते। अच्छा, ज़्यादातर पछतावा उन बातों पे होता है कि जो हमने किया ही नहीं होता। जो हमने किया नहीं होता या हमने जो बातें कही नहीं होती। हाँ, जो बातें कही नहीं होती, जो माफ़ी मांगी नहीं होती, जो दिल में कहीं ना कहीं रह जाती, माफ़ किया नहीं होता, और ये कर लेते काश, वो कर लेते काश। अच्छा, अमूमन पछतावे की वजह से जो है ना वो हम, क्योंकि माजी की बात होती है तो वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर हम उसको रियलाइज़ कर लें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, तो ये सज़ा नहीं बनती बल्कि एक रास्ता बन जाता है, और वो रास्ता जो है हमें सीखना पड़ता है। कई स्टडीज़ हुई पूरी दुनिया में इस पे, और क्योंकि वो लोग जो स्टडीज़ करते हैं उन्होंने 1-2 साल की स्टडी तो नहीं होती, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल की स्टडीज़ हैं। तो वो सारी स्टडीज़ बताते हैं कि जिन लोगों ने उस पछतावे को समझ के और उस पर कोई अमल करना शुरू कर दिया तो उनके लिए खुशी का रास्ता बन गया, और जिन्होंने उसी के अंदर वो फंस गए और वो सोचते रहे तो वो नुकसान का बाइस बन गया। और हत्ता कि यहाँ तक होता है, देखा है, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे अस्पताल से है कि जहाँ पे साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों का ट्रीटमेंट की जाती है। तो मुझे कई साल हो गए और मैंने कई केसेस ऐसे देखे
मैं एक बच्चे का जिक्र आपसे करूंगा। जी, ज़रूर। और वो बच्चे का जिक्र ये है कि एक हमारे पास पेशेंट होते थे, अंसारी साहब उनका नाम था, और हमने देखा कि वो बहुत एक्टिव लाइफ उन्होंने गुजारी है। उसके बाद अल्टीमेटली जब वो बीमार हुए तो उनकी फैमिली हमारे पास उनको छोड़ के चले गई। अब वो जब बेहतर हो गए तो उनके बेटे से उनका कांटेक्ट होता था, हमारा भी कांटेक्ट होता था, और हम उनसे ये कहते थे कि भाई आप अपने भाई वालिद को लेके जाएं। तो कोई ना कोई बहाना, घर बन रहा है, घर शिफ्ट होगा, कमरा नहीं है, इस तरह की बातें करता रहता था। एक दिन जो था वो अल्टीमेटली उसने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि जी अब्बा मैं आपको ले जा नहीं सकता। वो दिन टर्निंग पॉइंट था अंसारी साहब की ज़िंदगी में। और फिर हुआ ये कि वो अंसारी साहब बहुत डिटोरिएट हो गए, और जो जितनी भी रिकवरी थी वो ख़त्म हो गई, और हमने उनको ट्रीट करने की कोशिश की, वो नहीं हो सके। अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो बेटा जो था वो जो ये कहता था कि मैं उस वक्त ले जाऊंगा कि जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तो वो उसी वक्त लेके गया उसको। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो खुद डिप्रेशन की हालत में हमारे पास आया, अच्छा, और उसने ये बात शेयर की कि मुझे ये गिल्ट जो है ना, ये पछतावा जो है वो जीने नहीं देता, और मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी के साथ मैं इसके साथ चलूँगा। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ाना देखते हैं कि बाज़ दफ़ा तो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हम पछतावे में रहते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में चले जाते हैं कि काश हम ये कर लेते। वो उनकी गलती ये नहीं होती कि वो उन्होंने कुछ किया होता है, लेकिन वो जो ख्वाहिशात होती हैं वो उस पर अमल कर नहीं पाते। नतीजतन ये पछतावा जो है ना वो आपको तकलीफ़ देता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजर जाने के बाद जो एहसास होता है उसका कोई फ़ायदा है? अच्छा, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उससे फिर हम लर्न करते हैं। सही है। अगर हम उसको पॉजिटिव ले लें कि भाई हमसे ये तो हम नहीं कर सके, लेकिन अब हम इसको इस तरह से लें कि कोई रास्ता बन जाए, कोई हल निकल आए, आगे हम ये ना कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हाँ जी। कि हम माफ़ी नहीं मांगते। अमूमन ज़िंदगी में हमने देखा है माफ़ नहीं करते। ये तो सबसे बड़ा मसला है ना हमारा, हाँ, कि हम किसी को माफ़ नहीं करते और माफ़ी भी नहीं मांगते। अच्छा, एक तो है किसी और को माफ़ करना, और एक अपने आप को माफ़ करना। ये भी बड़ा एक इम्तिहान है कि ये अपने आप को माफ़ करना, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो पछतावे में और गिल्ट में रहते हैं कि हमसे ये नहीं हुआ, तो हम उस वक्त ये कर लेते तो अपने आप को ब्लेम करते हैं। वो तो अवेलेबल ही ना बंदा, बिल्कुल वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है बंदा। मैं एक ऐसे, फिर वही मैं बात करूँगा, एक लड़की थी हमारे पास। हाँ जी। वो लड़की जो थी उसने बहुत आला तालीम हासिल की हुई थी, और वो साइकेट्री के इशूज़ के साथ हमारे घर पे, हमारा घर फाउंटेन हाउस, हाँ मेरा घर जिसे मैं हमेशा क्योंकि अपना घर ही कहता हूँ, हाँ जी। क्योंकि जितने लोग वहाँ रहते हैं, बहन भाई 800 से ज़्यादा, वो सब मेरे रिश्तेदार हैं। बेशक। तो हमारे घर पे यानी फाउंटेन हाउस में वो लड़की लाई गई, तो बहुत ही इम्प्रेसिव शख्सियत थी। हमने उसको रख लिया, एडमिट कर लिया। अच्छा। और वो कुछ उसकी बिहेवियर्स ऐसे थे कि उसको बीमारी की वजह से कान में आवाज़ आती थी, घर से बाहर चले। अच्छा। उसका भाई जो था वो एडमिट करा के चला गया उसको। तो वो जब वो उसको एडमिट हम कर रहे थे तो उसके भाई ने कहा कि जब तुम, उसने कहा मुझे ले जाओ। फीमेल ब्लॉक हमारा जो है वो फीमेल का एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ 100 बहनें रहती हैं। तो उसने कहा कि मुझे जो है ना वो आप ले जाओ, नहीं तो मैं जान दे दूँगी। कहते तुम मर जाओ तो उससे बेहतर है कि मैं उस वक्त लेके जाऊँगा। आप यकीन कीजिए कि कुछ दिनों के बाद ही उसको एक ऐसा चांस मिला जिसे मैं समझता हूँ कि लाखों में एक दफ़ा ऐसा होता है, कि वो हमारे अस्पताल में ऊपर गई और जहाँ कपड़े धुल रहे थे वहाँ गई, और उसने वहाँ कपड़े धोने वाली मशीन के साथ अपने आप को, और वो फिर उसकी डेथ हो गई। तो वो जो भाई था जब उसको लेने के लिए आया तो हमने उसको कहा इस बात के लिए कि तुम्हारे कहने पे, तुम्हारा ये वो जो मैसेज था ना उसको कि मैं तुम मर जाओगी तो लेके जाऊँगा, तो उसने मर के दिखाया कि जाने के लिए। यानी हम ये इस पछतावे में रहते हैं, और अल्टीमेटली मैंने उस फैमिली को देखा, वो खाली भाई नहीं, वो भाभी भी, वो जो है ना वो दोनों जिनकी वजह से उसको घर में रखने को राज़ी नहीं थे, वो दोनों वो अपनी बीमारी में और तकलीफ़ में रहे, और फिर आज भी हमारे पास से दवा लेके जाते हैं। मतलब आप देखिए एक सर्कल है जो चल रहा होता है। तो ये पछतावे ज़िंदगी में जो हैं वो आपके ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं अगर उसको नेगेटिव लिया जाए, लेकिन अगर उससे लर्न कर लें तो फिर आप नेगेटिव काम आगे नहीं करेंगे। नहीं तो एक रास्ता है ये जो चल रहा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे पछतावे हैं कि जिनको हम शेयर भी नहीं कर सकते ना। हाँ जी, ऐसे ही है। हम शेयर भी नहीं कर सकते।
तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए ठीक है। कि जहाँ पे हो तो फिर एक रोशनी की किरण नज़र आती है, फिर आप उससे बाहर निकलते हैं और फिर नए काम शुरू करते हैं। इसमें सारा सिलसिला इस तरह चल रहा बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। और देखने वालों को भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी छोटी सी है, कभी पता नहीं है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो ख़ुद को भी माफ़ करें और दूसरों से भी माफ़ी मांग लें, और वो भी अगर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो उनको भी माफ़ कर दें। ये बड़ा देखिए, ज़रूरी है। ये हम तो यहाँ पे इतना ईगो में बैठे रहते हैं डॉक्टर साहब कि कितने कितने साल गुजर जाते हैं, हम किसी से मिलते नहीं हैं, माफ़ नहीं करते हैं जी। छोटी सी लड़ाई पर हम अना इतनी बड़ी बना लेते हैं कि हम रिश्ते ताल्लुकात जो है ना वो तोड़ देते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, मैं जब भी अपनी बात करता हूँ ना तो एक जुमला मैं ज़रूर कहता हूँ जो आपने भी सुना होगा, सब लोग सुनते हैं, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन है ना, इसकी इम्पोर्टेंस को अगर आप समझ लें और सब लोग ये कहना लगे तो इसकी ज़िंदगी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक दिन है। ऐसा ही है। और ये शुक्रगुजारी अल्लाह का वादा है कि जिस चीज़ की तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं उसको बढ़ा दूंगा। बेशक ऐसे ही है। ठीक है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो आपके पास ज़िंदगी होनी चाहिए जी। और साथ उसके सेहत होनी चाहिए। तो ये चीज़ों की अगर हम दुआ मांग लेते हैं, लेकिन हम तो प्लानिंग करते हैं 1000-1500 साल जिंदा रहने के लिए। हाँ। और हमें अगले दिन का और अगले लम्हे का पता नहीं है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, इनको अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो मकसद बना लें। एक तो ये जो कामयाबी की जो सीढ़ी है ना, ये बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों से, और ये एक हद तक आपको खुशी देती है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है और अमल है और आपने ये बिहेवियर्स को अपनी चेंज किया हुआ है माफ़ करने से, माफ़ी मांग लेने से, शुक्रगुजार हो जाने से, तो ही आपको सुकून और शुक्र मिलेगा। अदरवाइज़ आप कितनी बड़ी बड़ी भी तरक्कियाँ हासिल कर लें, मैं तो हर रोज़ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो तरक्की की पहाड़ी पे अकेले खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बिल्कुल खाली होते हैं अंदर से। बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही बात करने लगी थी, बहुत से ऐसे जिनके पास शोहरत होती है, दौलत होती है, बेपनाह हर चीज़, हर सहूलत होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब अंदर से खालीपन ज़रूर महसूस कर रहे होते हैं। वो कमी ज़रूर, वो ज़हनी, वो सुकून, वो हर चीज़ की कमी महसूस करते हैं। तो इसी वजह से वो तरक्की की पहाड़ी पे अकेले खड़े होते हैं, नतीजतन वो बिल्कुल बेसुकून होते हैं अंदर से। तो उसके लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर अपना होना चाहिए, ताकि आपको अगर इस तरह का रिग्रेट कहीं से मिल रहा होता है तो वो फुलफिल कर सके। हाँ। वो चीज़ें ज़िंदगी के अंदर जो है ना मावनियत पैदा करें, अमल पैदा करें। अच्छा, अमल भी वही है ना कि भाई माफ़ी मांगना एक अमल है। हाँ जी। माफ़ी मांग के तो देखें मज़ा कितना आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। माफ़ करके तो देखें मज़ा कितना आता है। हम माफ़ी मांगेंगे हम छोटे हो जाएंगे, भाई हमारा रुतबा जो है ना वो बहुत कमतर हो जाता है। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, माफ़ी मांगने के साथ साथ सलाम करने पे पहल कर लें। अपने गार्ड को, चौकीदार को, अपने स्टाफ को सलाम करना शुरू कर दें। देखें कितनी आपकी अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज़ें भी है ना ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। अच्छा, वो बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हम छोटा फील करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये छोटे बड़े का चक्कर ही आपको ख़राब करता है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर अकेला कर देता है। बिल्कुल वही पछतावा कि जनाब तुम। हाँ। और मैं तो बहुत छोटे लोगों को बहुत बड़ी पोजीशन पे देखा है कि जिनके पास मेला लगा रहता है और लोग आ रहे होते हैं, लोग चाहिए होते हैं ना हमें। हाँ जी। इसी तरह से चलिए डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, मोहम्मद खालिद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बेटा, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। जी तो करें। वो हम वालेकुम अस्सलाम। हमारी एक काम करने वाली हैं, उनका एक बेटा है कोई 15, 16, 17 साल का, वो थोड़ा सा अब नॉर्मल है। आपके फाउंटेन हाउस में डॉक्टर आसिफ हमारे जानने वाले हैं, अभी उनको तो वो फालिज हुआ है और आपके पास उन्होंने भी देखा था। तो उसको कुछ हम यहाँ एडमिट करवा सकते हैं, आपके इधर अगर ले आए तो? जी खालिद साहब, किसी वक्त। खालिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है, तो वो बता दें डॉक्टर साहब आप। जी देखें, हमारे पास ना किसी भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए क्राइटेरिया है। अच्छा। क्राइटेरिया ये है कि 18 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को हम एडमिट नहीं करते। अच्छा, हाँ, ठीक एक है। तो 18 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो उनके लिए हम एक फाउंटेन हाउस, बच्चों का फाउंटेन हाउस बना रहे हैं। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमने गुजरांवाला में एक ज़मीन भी DHA में हमें मिली है और हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। उसका मकसद ही यही है कि ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्रें 18 साल से कम है उनको वहाँ पे एडमिट किया जाए, कि उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है।
इसी तरह से जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, क्योंकि जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां और होती हैं जिनकी सहूलतें डिफरेंट टाइप की होती हैं। वो हमारे पास उस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। हम साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों को ट्रीट करते हैं, तो ये क्राइटेरिया हमने बना दिया, और हम इसलिए बना दिया कि भाई जो हम कर सकते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हम ले लेते हैं तो फिर वो काम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर आसिफ के लिए भी दुआ करें। बहुत हमारे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट बहुत शानदार थे, लेकिन अब वो फालिज की वजह से उनको इश्यूज़ हैं तो वो आ नहीं रही हैं आजकल। तो बाकी ये है कि उसको ट्रीटमेंट दवाएं वगैरह हम फ्री दे सकते हैं, उसको बार बार ट्रीट कर सकते हैं। हमारा बच्चों का एक डिपार्टमेंट है पूरा, तो उसमें उसको लेके आए, उस बच्चे को हम जितनी हेल्प हो सकेगी उनकी करेंगे। ठीक है, मतलब एडमिट नहीं कर सकते हैं बट उसकी हेल्प या उसकी थेरेपी या कोई भी दवाइयाँ आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।